नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला में आज हम लोग सुनने जा रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी हुई एक महत्वपूर्ण कहानी नन्हों, जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित एक आंचलिक कहानी है। यह उच्च शिक्षा के प्रमुख विषयों में सम्मिलित है और एक महत्वपूर्ण कहानी है जिसका कि हम लोग आज वाचन करने जा रहे हैं। नन्हों शिव प्रसाद सिंह की प्रतिनिधि कहानी है, जिसमें स्त्री के हृदय की मार्मिक पीड़ा और उसकी सहनशीलता और अपार धैर्य का परिचय दिया गया है। तो आइए सुनते हैं शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई एक महत्वपूर्ण आंचलिक कहानी नन्हों। चिट्ठी डाकिये ने दरवाजे पर दस्तक दी तो नन्हों सहुआइन ने दाल की बटुली पर यूं ही कलछी मारी जैसे सारा कसूर बटुली का है। हल्दी से रंगे हाथ से कलछी पकड़े वे रसोई से बाहर आ गई, गुस्से में और जली भुनी दो चार बातें कहती हुई ड्योढ़ी के पास पहुंची। कौन है रे? सहुआइन ने एक हाथ में कलछुल और दूसरे हाथ से साकल उतारकर दरवाजे से झाँका तो देखा डाकिया और पीछे हटी। पल्लू से हल्दी का दाग बचाते एक हाथ से घूंघट खींच दरवाजे की ओट में छिपकली की तरह सिमट गई। अपनी की चिट्ठी कहाँ से आएगी मुंशी जी? पता ठिकाना ठीक से विचार लो, भूल चूक हो गई होगी। वो धीरे से फुसफुसाई। पहले केवल उसकी कनगुरिया दिख रही थी, जो आशंका और घबराहट के कारण छिपकली की पूंछ की तरह ऐठ रही थी। नहीं जी, कलकत्ते से किसी राम सुभग साहू ने भेजी है, पता ठिकाने में कोई गलती नहीं। राम सुभग? अधकही बात को एक घूंट में पीकर सहुआइन यूं देखने लगी जैसे पानी का धक्का लग गया हो। कनगुरिया का सिरा पल्ले में निश्चेष्ट कील की तरह अड़ गया। अपनी ही है मुंशी जी। मुंशी जी ने चिट्ठी आगे बढ़ाई। कनगुरिया फिर हिली। पतंगे की तरह फड़फड़ाती चिट्ठी को पंजे में दबोच कर नन्हों सहुआइन पीछे हटी और दरवाजे को झटके से भेंट लिया। असंगन के कोने में पानी रखे चबूतरे के पास खड़ी होकर उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा। राम सुभग आ रहा है, लिखा था चिट्ठी में। केवल 3 सत्तर की इबारत थी पूरी, पर नन्हों उसके लिए एक एक अक्षर को उच्चारने में पहाड़ सा समय लगा रही थी। चबूतरे के पास कलसी के नीचे पानी गिरने से जमीन नम हो गई थी। जौ के बीज गिरे थे, जाने कब के इकट्ठे होकर सटे हुए उजले हरे अंकुए फूटे थे। नन्हों सहुआइन एकटक उन्हें देखती रही बड़ी देर तक। 5 साल का समय कुछ कम तो नहीं होता। लंबे लंबे 5 साल। पूरे 5 साल के बाद आज राम सुभग को भौजी की याद आई। 5 साल से उसने एक बार भी कुशल मंगल का हाल तक नहीं दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि भौजी जीती है या मर गई। जब अपना ही नहीं रहा हाल चाल लेने वाला तो दूसरा कौन पूछे। नन्हों सहुआइन ने चारपाई के पास माची खींची और उस पर बैठ गई। हल्दी सने हाथों से कार्ड पर निशान उभर आए जैसे वह किसी के शादी ब्याह का न्योता था। शादी ब्याह का ख्याल आते ही नन्हों सहुआइन की आंखें चवले मछली की तरह उछलक उठी। ना जाने कितनी बार सोचा है उन्होंने अपनी शादी के बारे में। कई बार सोचा, इस दुखदाई बात को फिर ना कभी सोचूंगी। जो भी भाग में था उस पर क्या पछतावा। पर औरत क्या अपनी शादी के पर भी ना सोचे? और ऐसी औरत जिसकी शादी उसकी ज़िंदगी का दस्तावेज बन गई हो। ज़िंदगी सिर्फ उसकी गिरोह ही नहीं बनी, उसे तो नन्हों के समूचे जीवन को रेत भरी परती की तरह वीरान कर दिया। गांव की सभी औरतों की तरह नन्हों का भी ब्याह हुआ। उसकी भी शादी में वही हुआ जो सभी शादियों में होता है। गाजा बाजा, हल्दी सिंदूर, मौज उत्सव, रुलाई हंसाई, सब कुछ वही। पर एक बात में अंतर था। नन्हों की शादी उसके मायके में नहीं, ससुराल में हुई। इस तरह की शादियां भी कोई नई नहीं हैं, जो जिंदगी में महत्वपूर्ण मौके का भी इच्छा के बावजूद रंगीनियों में बंधने के उपकरण नहीं जुटा पाते। वे बारात चढ़ाकर नहीं, डोला उतार कर शादी करते हैं। इसीलिए नन्हों की शादी भी डोला उतार कर हुई, तो इसमें कोई खास बात नहीं। नन्हों का पति मिश्री लाल एक पैर से लंगड़ा था, पैदाइशी लंगड़ा। उसका दायां पैर भरी जवानी में भी बच्चों की बाह की तरह मुलायम और पतला था। डंडा टेक कर फुदकता चलता। नाक नक्श से कोई बुरा नहीं था। काला चेहरा उभरी हुई हड्डियों की वजह से बहुत ही वीरान लगता। घर में किराने की दुकान थी, जिसमें खाने पीने के जरूरी सामान के अलावा तंबाकू, बीड़ी, माचिस और ज़रूरत की सभी सब्जियां बिकती थी। अक्सर सब्जियां पड़ी पड़ी बासी हो जाती, क्योंकि अनाज के बराबर के भाव खरीदने वाले अच्छे गृहस्थ भी मेहमान के आने पर ही इस तरह का सौदा किया करते।
मिश्री लाल की शादी पक्की हुई तो नन्हों का बाप बड़ा खुश था, क्योंकि मिश्री लाल के नाम पर जो लड़का दिखाया गया था वह शक्ल में अच्छा और चाल चलन में काफ़ी शौकीन था। लंबे लंबे उल्टे फेरे हुए बाल, रंग वैसे सांवला था पर एक चिकनाई थी जो देखने में खूबसूरत लगती थी। इसीलिए लड़के वालों ने जोर किया कि हमें बारात चढ़ा के नहीं सहती, हम डोला उतारेंगे। तो थोड़ी मीन मेघ के बाद नन्हों का बाप तैयार हो गया। इसमें उसका भी फायदा था। डोला आया, उसी दिन हल्दी तेल की सारी रस्में बतौर टोटके पूरी हो गई। उसी रात बाजे गाजे के बीच नन्हों और मिश्री लाल की शादी हो गई। नन्हों अपने हाथ भर के घूंघट के नीचे आंसुओं को सुखाने की कितनी कोशिश कर रही थी, इसे किसी ने न देखा। एक भारी बददस्तूर पत्थर को गले में बांधे वह वेदना और पीड़ा के अछोर समुद्र में उतार दी गई, जहाँ से उसकी सिसकियों की आवाज़ शायद किसी को सुनाई देती। कहो भौजी, बाबा ने देखा तो मुझको, पर शादी हुई मिश्री भैया की। राम सुभग ने दूसरे दिन कोने में बैठी नन्हों से मुस्कुराते हुए कहा, अपना अपना भाग है, ऐसी चांद सी बहू पाने की किस्मत मेरी कहाँ है। भौजी मजाक के लिए बनी है, पर ऐसा मजाक भी क्या जिसका कोई जवाब न हो। नन्हों की आंखों से आंसू झरझर बरसने लगे, जिन्हें वह पूरे 24 घंटे से लगातार रोके हुए थी। राम सुभग बिल्कुल घबरा गया। उसने दुखी करने के लिए ही चोट की थी, पर घायल सदा पंख समेत शिकारी के चरणों में ही तो नहीं गिरता। कभी कभी खून की बूंदें भी गिरती हैं और पंछी तीर को सीने में समाये ही उड़ जाता है। ठीक कहा लाला तुमने, अपना अपना ही तो भाग है, नन्हों ने कहा और चुपचाप आंसुओं की चट्टानों को ठेलती रही। राम सुभग मिश्री लाल का ममेरा भाई है, अक्सर वह यहीं रहता है। एक तो इसलिए कि उसे अपना घर ना पसंद था, बाप सख्ती से काम कराता, आनाकानी करने पर बूढ़े बाप के साथ भाइयों का मिला जुला क्रोध उसको झेलने को मिलता। दूसरे मिश्री लाल का भी इरादा था कि वह अक्सर यहाँ आता जाता रहे, ताकि उसे दुकान के सामान को खरीदने में आसानी रहे। राम सुभग के लिए मिश्री लाल का घर अपना जैसा था। उसे मिश्री लाल की शादी की बात सुनी तो बड़ा खुश हुआ। घर में एक औरत आ जाएगी तो थोड़ी चहल पहल रहेगी। औरत मुरव्वत में अक्सर जो उसे चूल्हा फूकने का काम देना पड़ता है, वह उससे फुर्सत मिल जाएगी। पर नन्हों को देखकर राम सुभग को लगा कि कुछ ऐसा हो गया जैसे कभी उसने सोचा नहीं था। नन्हों वह नहीं है जिसे मिश्री लाल की औरत के रूप में देखकर उससे कुछ अड़चन न मालूम हो। वह काफ़ी विश्वास के साथ आया था नन्हों से बात करने, उसे जता देने कि राम सुभग कुछ कम नहीं है। मिश्री लाल का बड़ा आदर था उसे, यह घर जैसे उसी के सहारे टिका है, और भौजी के लिए राम सुभग सा देवर भी कहाँ मिलेगा। शादी के पहले तो नन्हों के बाप ने उसे ही देखा था, पर क्या जाने नन्हों की झुकी हुई आंखों में कि राम सुभग सब भूल गया। चारपाई के नीचे बिछी रंगीन सुहागी चटाई पर पैरों को हाथ में लपेटे नन्हों बैठी थी, गुड़ी मुड़ी। उसकी लंबी बरौनियों में बारिश हो रही थी। वह एकटक कहीं देख रही थी, शायद मन के भीतर किसी बलिए से लदी फसल के ढके लहराते हुए खेत को, जिसमें किसी ने अभी अभी जलती हुई लुकाठी फेंक दी। ब्याह के दूसरे दिन के रस्म रिवाज पूरे हो रहे थे। कमारी डाले अच्छा सिंदूर लेकर गांव की तमाम सतियों के चौरे पर पूजा कराई थी नन्हों, और सबके साथ मिश्री लाल की मृत माँ की ओर से वर वधू के लिए आशीर्वाद मांगाई थी। रात भर गाने से थकी हुई भाटी ने अपने मोटे और भोंडे स्वर में अभी भी राम और सीता की जोड़ी का आशीष गा रही थी। कुछ बच्चे खुचे लोग एक तरफ बैठे खा रहे थे, पत्तल इधर उधर फैले पड़े थे। अच्छा भौजी, राम सुभग इस मौन को और ना झेल सका और चुपचाप उठकर चला गया। क्या बबुआ, भौजी पसंद आई? एक मनचली भाटी ने मोटी आवाज़ में पूछा। हाँ हाँ, बहुत। राम सुभग इस प्रश्न की चुभन को भाप गया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गर्दन ऊपर न उठ सकी। वह चुपचाप सिर झुकाए दलान में जाकर मिश्री लाल के पास चारपाई पर बैठ गया। उस समय मिश्री लाल एक दो नाते रिश्तेदारों से बातें कर रहा था। पीले रंग की धोती उसके काले शरीर पर काफ़ी फब रही थी, पर उसके चेहरे की वीरानी में कोई अंतर न था। खुशी उसके चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने जंग लगी पिचकी डिबिया में कपूर रख दिया हो। उसके दाहिने हाथ का कंगन एक मरे हुए मकड़ी की तरह झूल रहा था। जाने क्यों आज राम सुभग को मिश्री लाल बहुत बदसूरत लग रहा था। शादी के कपड़ों में कोई ऐसा भी भद्दा लगता था, ऐसा उसने पहली बार देखा। सुभग, मिश्री लाल ने बातचीत के बीच में ही निपटारे के बाद बोला, एकांत देख कर पूछा, क्यों रे, कैसी लगी भौजी? सच कहना, अपनों से क्या दुराव? गया था ना, कुछ कह रही थी क्या? नहीं तो, राम सुभग ने कहा। काफ़ी हंसमुख है, वैसे मायका छूटने पर तो सभी दुल्हनें थोड़ा उदास होती हैं। मिश्री लाल अजीब तरीके से हंसा। अरे वाह रे सुब्बू,
तू तो भाई दुल्हनों को पहचानने में बड़ा बेजोड़ निकला। उदास क्यों लगती है भला? किसी परिवार वाले घर में जाते तो सास जिठाइयों की धौं से कलेजा फट जाता। दिन रात काँव काँव रहती, यहाँ तो बस 2 प्राणी हैं, राज करना है। राम सुबह गर्दन झुकाए चारपाई से नीचे देखता रहा। वैसे उसने हामी भर दी। मिस्री शाह दरवाजे से कमारी ने पुकारा, बाबा बुला रहे हैं। चौके पर कंगन छूटने की साइत बीती जा रही है। मिस्री लाल धीरे से उठे और फुदकते हुए चौके पर जा बैठे। लाल चूनर में लपेटे गुड़िया की तरह उठाकर नन्हों को कमारी ले आए और मिस्री लाल की बगल में बिठा दिया। मिस्री लाल की शादी हुए 1 सतवारा बीत चुका था। इस बीच न जाने कितनी बार राम सुबह नन्हों के पास बैठा। नन्हों के पास बैठने में उसे बड़ी घुटन महसूस होती। उसे हर बार लगता कि गलती से आ गया। उसके मन में हर बार एक अजीब सी उदासी हो जाती। वह सोचता, अब उससे के पास नहीं जाऊंगा। जो होना था सो हो गया, पर उसका जी नहीं मानता। नन्हों ने इस बीच मुश्किल से उससे 2-4 बार बातें की होंगी। शायद ही उसकी ओर कभी देखा हो, पर पता नहीं उन झुकी हुई बरौनियों से घिरी आंखों में कैसा भाव कि राम सुबह खींचा चला आता था। उसका इस तरह देखना राम सुबह के मन में आंधी की तरह घुमड़ता था। वह बार बार सोचता, शायद नन्हों के बाप के सामने वह दूल्हा बनकर न खड़ा होता तो नन्हों आज यहाँ न होती। झुकी हुई पलकों से घिरी इन आँखों की पीड़ा उसी की पैदा की हुई वही दोषी है, वही अपराधी है। राम सुबह इसीलिए नन्हों के पास जाने पर विकल हो उठता। पास पहुँचने पर यह विकलता कम नहीं होती। उसकी माँ ने बहू को मुँह दिखाई देने के लिए 2 रुपए के न्योते के साथ भेजे थे, पर नन्हों को देखकर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वे रुपए माँ की ओर से उसे दे दे। वह बाजार से सिल्क का एक रुमाल भी खरीद लाया था। रुपए उसी में बांध दिए, पर रुमाल हमेशा उसकी जेब में पड़ा रहता। वह उसे नन्हों को न दे सका। क्यों लाला, इतने उदास क्यों हो? एक दिन पूछा था नन्हों ने। यहाँ मन नहीं लगता? भाई भौजाई की याद आती होगी। नहीं तो उदास कहाँ हो, तुम जो हो। राम सुबह मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मैं तो हूँ ही, पर लाला मैं तो दुख की साझीदार हूँ, सुख की कहाँ। अपने पास जो दूसरों को क्या है, जो दूसरों को। उदासी में पली, उदासी में ही बढ़ी। जन्मी तो माँ मर गई, बड़ी हुई तो बाप को बोझ बनी। भला मैं किसी की उदासी क्या दूर कर सकूंगी? देखो भौजी, राम सुभग ने पूरी समझदारी से कहा, जो होना था वह हो गया। दिन रात घुलते रहने से क्या फायदा, खुश रहो, थोड़ा हंसा करो। नन्हों मुस्कुराने लगी। अच्छा लाला, तुम कहते हो तो खुश रहूंगी, हंसूंगी, पर बुरा न मानना, बेवान के काम में थोड़ी देर लगती है। उस दिन राम सुबह बड़ा प्रसन्न था। सिर का भारी बोझ हट गया, जैसे किसी ने कलकते हुए कांटे को खींच कर निकाल दिया। नन्हों का मुस्कुराना भी गजब है, वह सोच रहा था। उदास रहेगी तब भी, मुस्कुराएगी तब भी, हर हालत में ना जाने क्या है जो उसका चेहरा राम सुबह के मन को उचाट कर देता है। गांव में घूमता रहे, बाजार से सौदा लाते रहे, लोगों के बीच में बैठकर गप हाँकता रहे, नन्हों का चेहरा उसके आंखों के सामने घूमता ही रहता है। चैती हवा में गर्मी बढ़ गई। उसमें केवल नीम की सुवासित मंजरियों की गंध ही नहीं, एक नई हरकत भी आ गई। उसकी लपेट में सूखी पत्तियां, सूखे फूल, पकी फसलें, टूटी बालियां उड़ उड़कर आंगन में बिखर जाती। दोपहर में खाना खाकर मिस्री लाल दालान में सो जाता। राम सुबह बाजार गया होता या कहीं घूमने। नन्हों घर में अकेली बैठी सूखे पत्ते का फड़फड़ाना देखती रहती। उसके आंगन के पास भी नीम का पेड़ था। ऐसे ही दिन में नीम की हरी निमोरियों से लद जाता था तो वह ढेर सी निमोरियाँ तोड़कर उनके दूध से गालों पर तरह तरह की तस्वीरें बनाती थी। रामलीला में देखा था, राम सीता बनने वाले लड़कों के गालों पर ऐसी ही तस्वीरें बनाई जाती थी। हवा का एक तेज झोंका आया, किवाड़ खटखटाया, जैसे राम सुबह सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। भौजी, वह पास चारपाई पे बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। कहाँ गए थे इतनी धूप में? नन्हों उठी और आंगन के कोने के चबूतरे पर रखी गगरी से पानी ले आई। जाने क्या हो गया था उस दिन राम सुबह को। उसे गिलास के साथ ही नन्हों के बाँह को भी पकड़ लिया। एक झटके से बाँह कांपी, सांप की तरह ऐंठकर सुहागी ने हाथ छिना लिया। गिलास धप की आवाज़ के साथ जमीन पर गिर गया। शर्म नहीं आती तुम्हें? नन्हों सापिन की तरह फुफकारी। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाँह पकड़ ली होती, तब तो वहाँ स्वांग किया था। अब दूसरे की बहू का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? भौजी, मैं तो तुम्हें ये देने आया था। राम सुबह रुमाल से पैसे निकाल कर दे देता। ये क्या है? नन्हों ने गुस्से में पूछा। मुंह दिखाई के रुपए हैं, कई बार सोचा दे दूं, पर दे न सका। उसने रुमाल वहीं चारपाई पर रख दिया और लड़खड़ाता हुआ बाहर चला गया। सारा आंगन झूले की तरह डोल रहा था। अभी 2 ही महीने बीते थे, राम सुबह का कोई समाचार न मिला। मिस्री लाल कभी कभी उसकी चर्चा भी करता तो नन्हों
को चुप देखकर चला जाता। दुकान के लिए सारी चीज़ें राम सुबह ही खरीद कर लाता था। उसके ना होने पर मिस्री लाल को बहुत तकलीफ होती। किसी लद्दू टट्टू या बैल वाले से सामान तो मंगवा लेता, पर चीज़ें मनमाफिक नहीं मिलती। उनके साथ बाजार जाकर चीज़ें खरीदने में उसे काफ़ी दिक्कत होती थी। दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर होता, लू में डंडे के सहारे टेकता, पसीने से लथपथ किसी तरह वह घर पहुंचा। इसी तरह आवाजाही में एक दिन उसे लू लग गई और वह बिस्तर पर गिरा। नन्हों ने आम के पन्ने पिलाए, हाथ पैरों में भुनी हुई आम की लुगदी लगाई, पर ताप कम न हुआ। पीड़ा के मारे वह छटपटाता रहा। नन्हों घर से निकली न थी, किसी से मदद मांगना भी मुश्किल था। उसे कमारी को बुलाकर उसने राम सुबह के पास भेजा। कहलाया, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, खबर मिलते ही जल्दी चले आवें। 3-4 घड़ी गए रात राम सुबह मिस्री लाल के दरवाजे पहुंचा तो वहाँ काफ़ी भीड़ थी। भीतर से औरतों के रोने और चित्कारने की आवाज़ आ रही थी। बाहर मिस्री लाल का शव रखा था। नन्हों विधवा हो चुकी थी। राम सुबह मिस्री लाल के क्रियाकलाप और राम उनके कर्म में लगा रहा। नन्हों से कुछ कहने की उसे फुर्सत नहीं थी। कभी सामने नन्हों दिखाई भी दी तो उसे इतना साहस नहीं था कि सांत्वना के 2 शब्द कह सके। कांच की चूड़ियाँ भी किस्मत का अजीब खेल खेलती हैं। नन्हों जब इन्हें नहीं पहनना चाहती थी तो ज़बरदस्ती उसके हाथ में पहनाई गई, और जब वह उतारना नहीं चाहती तो लोगों ने ज़बरदस्ती उसके हाथ से उतार दिया। परंतु कभी कभी दोपहर में 1-2 घड़ी फुर्सत मिलती तो वह अपनी सुहागी चटाई पर बैठकर चुपचाप आंगन को देखती रहती। राम सुबह उसके इस देखने के ढंग से परेशान हो जाता। आंगन में इधर आने से वह घबराता था, कहीं नन्हों की नज़र न पड़ जाए, इसीलिए गांव के दूसरे लोगों को काम सौंपकर वह बाहर सुबह चला जाता। क्रियाक्रम बीत जाने पर वह घर में ही कम बैठता था। अक्सर सौदा सामान खरीदने बाजार निकल जाया करता। कई महीने बीत गए, बरसात आ गई, पानी सूख गया, बादलों का घिरना बंद हो गया, बछौरे से टूटी जर्जर दीवारों के घाव भर गए। नई मिट्टी से सज संवर कर वे पहले जैसी प्रसन्न मालूम होने लगी। उस दिन चमटोली में गादी लगी थी। कार्तिक की पूनों को हमेशा यह गादी लगती थी। बीच चौकी पर सतगुरु की तस्वीर फूल मालाओं से सजाकर रखी गई थी। अगरबत्तियों के धुएं से चमरौटी की गंदी हवा भी खुशबूदार हो गई थी। बच्चे बूढ़े इकट्ठे होकर भजन सुन रहे थे। जो तुम बांधे मोह फांस, हम प्रेम बंधन तुम्हें आए। काफ़ी देर तक कीर्तन चलता रहा। नन्हों लौटी तो उसके मन में रैदास के गीत की पंक्तियाँ गूंज रही थी। तुम तो रहो हम ना ही तो रहे, धीरे धीरे वह गुनगुना रही थी। दालान का दरवाज़ा राम सुबह ने बंद कर रखा था। साकल खटखटाई तो आकर उसने खोला। इतनी रात को इस तरह तुम्हारा गली गली घूमना ठीक नहीं है भौजी, जाने कहाँ का साहस करके उसने कहा। नन्हों ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्ही से कह रहा हूँ। नन्हों एक झटके के साथ घूमी। राम सुबह के चेहरे पर उसकी आंखें इस तरह टिकी मानो बेद कर भीतर घुस जाएंगी। इतनी कलक होती है तो पहले ही ब्याह कर लिया होता। इस तरह डांट रहे हो लाला जैसे मैं तुम्हारी जोरू हूँ। खबरदार फिर कभी इस तरह आंख दिखाई तो। राम सुबह माथा पकड़कर बैठ गया। गुस्से और ग्लानि के मारे उसका सारा बदन जल रहा था। मुंह से एक शब्द ना निकला। उसने चादर खींच ली और मुंह ढककर सो गया। और तब से 5 बरस बीत गए। आज पहली बार राम सुबह की चिट्ठी आई है। वह कलकत्ते से गांव आ रहा था। 5 बरस जाने नन्हों ने कैसे बिताए। राम सुबह उसी रात लापता हो गया था। रोते रोते नन्हों की आंखें सूज गई। मेरा कोई न होगा, मैं अकेले ही जन्मी हूँ और अकेले ही मर जाऊंगी, वह अपने आप को धिक्कारती रहती। कभी मन पूछता, पर इसमें तेरी क्या गलती थी? मैं तो गादी देखने भर चली गई थी। कौन नहीं जाती वहाँ? मैंने क्या अपराध कर दिया? पर हाँ, एक गलती जरूर थी, मैं विधवा हूँ। उत्सव तमाशा मेरे लिए नहीं है। बबुआ नहीं है क्या? दूसरे दिन शाम को कमारी ने पूछा। देखो दुल्हन, मेरी मानो सुबह से ब्याह कर लो। तुम्हारी जात में यह मना भी नहीं है। कब तक ऐसे रहोगी? नन्हों ने उसे बरस दिया। चुप रहो। दूसरे ही क्षण शर्म से गड़ गई। जाने लोग मन की छुपी राज को कैसे भांप लेते हैं, उसे जल्दी से खींचकर सामने ही ले आते हैं। मैं तो चुप रहूंगी दुल्हन, पर तुम पछताओगी। दूल्हा ऐसा हाथ ना आएगा। जिंदगी भर तुम्हारे लिए वह कुंवारा नहीं बैठा रहेगा। तुम्हारे बाबूजी ने उसी को देखा था। मिस्री लाल से तो धोखे में ब्याह हुआ। मैं कहती हूँ चुप हो जा। नन्हों की आंखें डबडबाई। मेरी जिंदगानी में धोखा ही लिखा है तो उसे कौन मेट सकता है। कुमारी सकमका कर चली हो गई। आंसुओं की धार संभालना उसके बस के बाहर था। नन्हों चाची, दुकान से कोई लड़का चीख रहा था। नन्हों माची पर से उठी और दुकान की ओर लपकी। क्या है रे, क्यों चीख रहा है? यह देखो किसना बेर लेके भाग रहा है, जिन्नू ने हकलाते हुए कहा। वह ललचाई आंखों से बेर को देख रहा था। अच्छा भाग रहा है तो भागने दे, तू भी ले ले और भाग यहाँ से, हल्ला मत मचा।
लड़कों ने जेब में भर भर कर बैर ली और खिलखिलाते हुए भाग गए। कलकत्ते की गाड़ी शाम 7 बजे के करीब आती थी। नन्हो आंगन में चारपाई डाले लेटी थी। झिलंगी चारपाई थी, मूंज की, पैरों में रेसों की चुभन अजीब लगती। हवा सर्द न थी, हल्की गुलाबी गर्मी की तरह झकोरों में समाई हुई थी। नन्हों के खुले काले बाल सिरहाने की पाटी से जमीन पर लटके हुए थे। वह चुपचाप नीले आसमान के तारों को देख रही थी। आंगन की पूर्वी दीवार की आड़ में शायद चांद निकल रहा होगा, क्योंकि उजाला ढेर सा प्रकाश मुंडेर की छाजन पर मिट्टी की पटरियों से टपका रहा था। सांकल खड़की। भौजी। सुबह 5 साल के बाद लौटा था। नन्हो ने दरवाज़ा खोला। सुबह था सामने। अंधेरे में वह उसे देखती रही। आ जाओ। पंखुड़ियों के चटकने जैसी आवाज़ सन्नाटे में खोकर उभरी। दोनों बिल्कुल खामोश थे। राम सुबह आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया। एक अजीब सा सन्नाटा दोनों को घेरे हुए था। खा पी कर राम सुबह जब सोने के लिए अपनी चारपाई पर गया तो माची खींच नन्हो उसके पास बैठ गई। क्यों बाबू, बहुत दिन के बाद सुध ली? नन्हो ने ही बात शुरू की। बहुत दुबले हो गए हो। नहीं तो। राम सुबह 5 साल तक भुलाने की कोशिश करता रहा, पर नहीं भूला भौजी। मैं तुमको कई बार सोचा कि कल तुमसे माफ़ी मांग लूँ, पर हिम्मत ना हुई। अब भी मैंने तय किया कि जो कहना है कह जाऊँ। मैंने अनजाने में गलती कर दी भौजी। मैं नहीं जानता था कि मेरी तनिक सी गलती इतना फल देगी। मिस्री भैया की खुशी के लिए ही मैंने ऐसा किया था। राम सुबह ने ज़मीन को देखते हुए कहा। मेरे कसूर को तुम नहीं माफ़ कर सकती क्या? कसूर कैसा लाला? जिसे तुम कसूर कहते हो वह मेरा भाग्य था। मालूम तो मेरे पिताजी को भी हो गया था जब डोला भेजने की बात हुई। बिगड़ने वाली बात को सभी पहले ही जान लेते हैं। जिनके पास बल है वो उसे नहीं होने देते, और जो कमज़ोर है उसे धोखा कहकर चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। नन्हो ने आंचल के से आंखों की कोर पोंछ ली। राम सुबह बेवकूफ़ की तरह आंखें फाड़ कर नन्हो को देखता रहा। अच्छा बाबू, थक गए होगे, सवेरे बात करूँगी। नन्हो उठकर चली गई। राम सुबह 3 दिन तक रहा। तीनों दिन शायद वह एक एक कर गांव में घूम आया। दुनिया भर की बातें, कलकत्ते की बातें, माई की, भाइयों की, भौजाइयों की। नन्हो राम सुबह को एकदम बदली सी लग रही थी। उसकी आंखों में पहले जैसी तीखी चमक नहीं थी। उसके स्थान पर ममता और स्नेह का जल था। अब वह एकटक सुनसान कोने को नहीं देखती थी। बरौनियों में नमी अब पहले जैसी ही थी। नन्हो के इस रूप को देखकर वह सुबह कई बार आशा से भरने लगा। तो क्या यह सब हो जाएगा? क्या भाग्य की गणना फिर सही हो जाएगी? पर नन्हो से कुछ कह पाना उसके लिए सदा ही कठिन था। आज भी पिछली 2 घटनाओं को वह भूला नहीं था। आज नन्हो को फिर पुरानी बातें याद आ रही। रैदास के गीत की पंक्ति ना जाने क्यों बार बार याद आ रही है। जो तुम तो रहो हम नहीं तो रही, तुम सो तोर कवन सो जो रही। वह प्रसन्न है, खुश है, पर राम सुबह को चैन नहीं। शायद चलने की बात करूं तो कुछ खुलकर कहेंगी। इसी आशा से सुबह सुबह ही सुबह ने कहा, भौजी अब मैं गाँव जाऊँगा आज रात वाली गाड़ी से। क्यों बाबू, मन नहीं लग रहा है? मन तो लग रहा है, पर अच्छा ठीक है। राम सुबह को इस उत्तर की आशंका न थी। वह मन मारे अपने कमरे में बैठा रहा। शायद चलते वक्त ही कुछ कहें, शायद फिर लौट आने के लिए आग्रह करें। शाम को अपना सामान बांध सुबह तैयार हुआ तो नन्हो अपने घर से निकल आई। अब तैयारी हो गई लाला? हाँ। नन्हो ने आंचल से हाथ निकाला और राम सुबह की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, यह तुम्हारा रुमाल है लाला। राम सुबह काठ की तरह निश्चेष्ट हो गया। पर इसे तो मैंने मुंह दिखाई में दिया था भाभी। बाबू ने तुम्हारा मुंह देख अनदेखा सुहाग सौंपा था। तुम्हारी माँ ने उसी के अमर होने के लिए रुपए दिए थे आशीर्वाद में। बड़ों ने जो दिया उसे मैंने माथे से ले लिया। मैं कमज़ोर थी बाबू, भाग्य से हार गई, पर आज तो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ। आज मुझे तुम हारने मत दो। तुम्हारा रुमाल मेरे पाँव बांध देता है लाला, इसी से लौटा रही हूँ, बुरा मत मानना। राम सुबह ने धीरे से रुमाल ले लिया। नन्हो उसका जाना भी ना देख सकती थी। आंखें जल में तैर रही थी। दिए की लौ जटामासी के फूल की तरह कई फांकों में बट गई। नन्हो ने किवाड़ तो बंद कर लिए, पर साकल न चढ़ा सकी। तो इस तरह आपने सुना शिव प्रसाद सिंह जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी नन्हो। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपसे एक निवेदन है कि अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताया करें। यह विचार और सुझाव हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।